Hello everyone, welcome to Commerce Learning Classes. Today we are going to start accounting equation. What is accounting equation? Accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. Accounting equation शो करता है कि एक फर्म की जो असेट्स हैं वो लायबिलिटीज के बराबर है, मतलब जितनी ये फर्म की असेट्स होंगी उतनी ही लायबिलिटीज होंगी। तो जो लायबिलिटीज होती हैं हमारी फर्म की, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ओनर्स इक्विटी एंड सेकंड इज outsiders equity. Outsider equity means amount due to outsiders and it is also termed as, इसे हम liabilities बोलते हैं। और owners equity is amount invested by the proprietor, जो proprietor ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज ओनर्स इक्विटी। इट इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फर्म बिजनेस में, ऑल द ट्रांजैक्शंस, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मींस एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। हर जो भी अगर कोई अमाउंट डेबिट हो रहा होगा तो सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, और इसी को फॉलो करता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज assets of the firm are equal to capital plus liabilities। मतलब फर्म की जितनी असेट्स होंगी वो इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, मतलब सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, या फिर इसे हम लिख सकते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो इट मींस कि जितनी भी असेट्स होंगी फर्म की, तो जो कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल होगा वो असेट्स के इक्वल होगा। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, इसको जो ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है, हर ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो जो भी इफेक्ट होंगे उससे असेट्स और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं ट्रांजैक्शंस के? दो तरह से इफेक्ट करती है हर ट्रांजैक्शंस। नंबर वन, ट्रांजैक्शन है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी आइदर तो वो दो आइटम्स को अफेक्ट करेगी, या फिर दो से ज्यादा को इफेक्ट करेगी। मतलब मिनिमम कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो दो आइटम्स को इफेक्ट करेगी, transaction affecting more than two items।
फर्स्ट ट्रांजैक्शंस हम वो करेंगे जो दो आइटम्स को इफेक्ट करती हैं। हमारे है ये असेट्स है और इसे हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज कैश में। तो इसमें हमारी फर्म के पास क्या होगा, फर्स्ट हमारी फर्म की कैपिटल होगी 1 लाख रुपीज है, क्योंकि ये ओनर्स इक्विटी है, ये अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और कैश होगा फर्म के पास 1 लाख रुपीज का। तो इसमें क्या हुआ, इस एक ट्रांजैक्शन से दो आइटम इफेक्ट हुए, फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड सेकंड वन इज कैश। अब हम अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। अब इसमें गुड्स परचेज की, जब गुड्स परचेज की होंगी फर्म ने, तो फर्म के पास गुड्स आई और उनके पास से कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश उन्होंने सप्लायर को पे किया, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश और गुड्स। गुड्स हमारी इंक्रीज होंगी, फर्म के पास गुड्स का इनफ्लो हो रहा है और कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होगा। ओके, तो इसमें हमारा जो है, इसमें भी हमारी दो ट्रांजैक्शंस अफेक्ट हो रही हैं, एक गुड्स और एक कैश। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC Limited on credit रुपीज 12,000। हमने क्रेडिट पर मींस उधार जो गुड्स परचेज किए हैं, किससे की हैं, ABC लिमिटेड से। इट मींस ABC लिमिटेड हमारे क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो ये क्या हो गई, आउटसाइडर लायबिलिटीज हो गई। तो इसमें क्या हुआ, हमारी फर्म में क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटीज क्या हुई, इंक्रीज हुई, और हमने गुड्स परचेज किए 12,000 के, तो हमारे पास गुड्स यानी कि असेट्स भी इंक्रीज हुई। तो ये जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस देखी, इनमें हर ट्रांजैक्शन में हमारी हमारे दो आइटम्स इफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट में कैपिटल और कैश हुआ, सेकंड जो हमने किया इसमें गुड्स और कैश हमारे इफेक्ट हुए, और थर्ड ये जो हमने क्रेडिट परचेज किया, इसमें क्रेडिटर्स एंड गुड्स इफेक्ट हुई, इसमें भी दो आइटम्स इफेक्ट हुए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ट्रांजैक्शंस affecting more than two items। Now for example हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, sold goods to sold good for cash लिखते हैं, चलो कैश 15,000 कॉस्टिंग रुपीज 12,000। हमने 15,000 में गुड्स सेल किए हैं और उनकी कॉस्टिंग थी हमारी 12,000। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट गुड्स जो है हमने सेल की है, तो गुड्स जो होंगी वो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस
डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें कैश में की है तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैश का हमारे पास इनफ्लो होगा। कैश हमारे पास आएगा 15,000 का और गुड्स हमने बेची कितने की है, 12,000 कॉस्टिंग थी, तो हमारा जो 3,000 का बैलेंस है वो हुआ हमारा प्रॉफिट, इट्स रेवेन्यू। तो ये कहाँ ऐड होगा, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गुड्स होंगी ये 12,000 से, कैश हमारा इफेक्ट होगा 15,000 रुपीज से और कैपिटल इंक्रीज होगी हमारी 3,000 से। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ना कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे और उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें कैसे बनानी है वो देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे शो करते हैं, को ड्रॉ करेंगे हम। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है हमारा सीरियल नंबर्स का, सेकंड ट्रांजैक्शंस, फिर एक कॉलम होगा असेट्स का, और ये होता है हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का। ट्रांजैक्शंस और ये सीरियल नंबर। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 lakh and opened a bank account with rupees 2 lakh। तो हम लिखेंगे started business with cash and opened a bank account। ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। और अमाउंट यहाँ कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर एक है कैश और एक है बैंक अकाउंट। तो हमारे असेट्स में एक होगा कैश का कॉलम और एक होगा बैंक का। कैश हमने बोला उसने 1 लाख रुपीस से स्टार्ट किया और बैंक में उसने डिपॉजिट किए 2 लाख रुपीस। ओके, कैपिटल उसकी कितनी हो गई, टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इट मींस रुपीस 3 लाख। ओके, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। तो हम यहां लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश और उसने गुड्स परचेज की 20,000 की। यहां पर हम एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे, किसका, स्टॉक का। हम ऊपर लिखते जाएंगे हेडिंग जो भी असेट्स आएंगे। तो स्टॉक्स ने गुड्स परचेज की 20,000 की और उसने कैश में परचेज की, तो कैश हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा माइनस 20,000, कैश में से माइनस हो जाएगा। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन हो जाएगी, इसका लायबिलिटीज या कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 आइटम्स अफेक्ट हुए, कैश और स्टॉक ऑफ द गुड्स। तो हमारा कैश जो हो जाएगा, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी,
बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा रुपीज 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 और ये कितना है हमारा रुपीज 3 लाख प्लस अभी लायबिलिटीज में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो दैट विल बी 0, हम इसको यहाँ पे भी 0 लिख सकते, ठीक है। अब अगर हम बैलेंस करेंगे तो इसका भी देखो टोटल 3 लाख रुपीस आ रहा है और यहाँ पर भी 3 लाख रुपीस आ रहा है। नेक्स्ट हुआ हमारा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 30,000 की गुड्स हमने क्रेडिट पर परचेज की है मोहन से। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट हमारा इफेक्ट होगा कि हमारे पास गुड्स जो है, गुड्स का स्टॉक, गुड्स आई तो स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना 30,000 रुपीज से। और क्योंकि हमने क्रेडिट पर ली है तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हो गए, जिनसे हम मटेरियल परचेज करते हैं क्रेडिट पर, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स हो गए हमारे 30,000 के। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी दैट विल बी 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 और ये होगा 3 लाख रुपीस प्लस 30,000। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 20,000 कॉस्टिंग 18,000। ये हमने 20,000 की गुड्स सेल की है और उनकी कॉस्ट थी 18,000। तो हमारा जो स्टॉक लेस होगा, डिक्रीज होगा, दैट विल बी फ्रॉम 18,000 क्योंकि हमने गुड्स कितने की बेची है 18,000 की। हमारे पास कैश में बेची है तो जो 20,000 में हमने बेची तो 20,000 हमारा कैश में इंक्रीज हो जाएगा और जो 2,000 रुपीस का हमें गेन हुआ, जो हमें इनकम हुई, वो कहां ऐड होगी, कैपिटल में। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी 1 लाख रुपीस प्लस 2 लाख रुपीस प्लस 32,000 और ये होगा 3,02,000 प्लस 30,000। ओके, अब एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स एंड पेड थ्रू चेक रुपीज 10,000। 10,000 की हमने गुड्स परचेज की है और पेमेंट की है चेक से। तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, हमने क्रेडिट पर भी नहीं बेचा है। तो बैंक से हमारा जो, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है तो हमारा लेस किस में से होगा, बैंक बैलेंस में से। और परचेज की है हमने तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो जो अब हमारी न्यू इक्वेशन होगी दैट विल बी 1 लाख प्लस, जब माइनस कर देंगे 1,90,000 प्लस 42,000
और लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं होगा, 3,00,000 एंड 30,000। अब हमने ये जो किया इसमें बैलेंस अगर हम देखते हैं तो असेट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 1 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 42,000, तो ये होगा 3,32,000। और लायबिलिटी साइड का भी जो टोटल आ रहा है ये होगा 3,32,000। तो इस तरह देखा हमने कि हमने जो भी ट्रांजैक्शंस की उनसे इनका बैलेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो इट मींस assets is equal to capital plus liability. So this is our accounting equation. अभी हम कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे। इससे पहले एक चीज और कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज बैलेंस शीट इक्वेशन, so you can define similarly as accounting equation because the other name of accounting equation is balance sheet equation. Okay, now अब कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जैसे रेंट पेड फॉर कैश, कैश में हमने रेंट पे किया तो इसमें क्या होगा, कैश हमारा डिक्रीज होगा और एज इट इज एन एक्सपेंस तो ये हमारे कैपिटल में से भी डिडक्ट कर दिया जाएगा एक्सपेंस को, तो कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो कोई भी अगर हमारी इनकम है, रेवेन्यूज है, जो भी इनकम होगी वो कैपिटल में ऐड होगी तो उससे कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी, और कोई भी अगर एक्सपेंस होंगे तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। ओके, वन मोर थिंग, अगर हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं हुए हैं, अनपेड है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरीज, $5,000 सैलरी हमें पे करनी है, अनपेड है, तो ये क्या हो गई, हमारी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, और एज इट इज एन एक्सपेंस तो इससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, कैपिटल है उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे अमाउंट को, कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी 5,000 से, और जो हमारी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि ये हमें इन फ्यूचर पे करनी है, तो जो हमारी लायबिलिटी है उसमें ये अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इनकम एक्रूड है तो हमें रिसीव होनी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो हम उसको कैसे उसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉट रिसीव्ड, रिसीव नहीं हुआ है, बट एज इट इज एन इनकम तो ये कैपिटल में हमारी ऐड कर देंगे अमाउंट, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एज इट इज रिसीवेबल इन कमिंग फ्यूचर तो ये हमारे असेट्स में हम इसको शो कर देंगे, और असेट्स हमारी टोटल असेट्स भी इंक्रीज हो जाएगी सेम अमाउंट से। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर दिस जिसमें हमारी ये सारी ट्रांजैक्शंस कवर अप हो जाएंगी।
that the accounting equation is satisfied in all the following transaction of Sameer Goel. ये ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं और इसमें हमें प्रूव करना है कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सभी ट्रांजेक्शंस के लिए सेटिस्फाई करती है। मींस हर ट्रांजेक्शन के बाद हमारा जो असेट्स है that will be equal to liabilities, means capital plus sum of capital plus liabilities। तो हम इसके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें शो करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के लिए इसने बोला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट assets, capital plus liabilities। इसमें फर्स्ट है started business with cash ₹10,000। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो 10,000 हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल में भी हम ये 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस ₹300। हमने एडवांस में रेंट पे किया है ₹300 का। जब भी हम कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस जो है अगर हम आउटस्टैंडिंग होते हैं तो हमारी लायबिलिटीज होते हैं, इसी तरीके से जब हम एक्सपेंसेस पहले से पे कर दें, देयर इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो कंसीडर किए जाते हैं असेट्स में। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड रेंट इन एडवांस। तो हम असेट्स में दिखाएंगे, प्रीपेड रेंट के नाम से ड्रॉ कर देंगे। तो कैश जो है हमने रेंट प्रीपेड किया है, मतलब एडवांस में पे किया, तो कैश तो हमारा डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी असेट्स जो है वो इंक्रीज हो गई। इसका कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो हम इसे जब अकाउंट जो अब हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, बैलेंस करने पर ये हो जाएगा 9,700 कैश हमारा हो गया और ₹300 का हमारा प्रीपेड रेंट हो गया। ठीक है, और कैपिटल में 10,000 रुपीज। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। हमने गुड्स परचेज की हैं, कैश में की है 5,000 रुपीज की परचेज और क्रेडिट में 2,000 रुपीज की परचेज। तो हमारी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स। अब हमने कैश में जो परचेज की है तो उसमें कैश हमारा डिडक्ट हो जाएगा, कितना, 5,000 रुपीज का। और गुड्स परचेज की है तो हमारा स्टॉक में अमाउंट ऐड हो जाएगा, कितना, 5,000 प्लस 2,000, टोटल स्टॉक हो गया हमारा 7,000 रुपीज का। हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए तो हमारे क्रेडिटर्स जो होंगे वो हो जाएंगे 2,000 रुपीज के। क्रेडिटर्स में हमारा अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज का। तो हमारी अब जो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी वो होगी
4,700 प्लस 300 प्लस 7,000 और यहाँ होगा 10,000 प्लस 2,000। ओके, टोटल करके देखेंगे आप 4,700 और 300 5,000, 5,000 प्लस 7,000 12,000 और यहाँ भी हमारा कितना है 12,000। नेक्स्ट हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 कॉस्टिंग ₹4,000। हमने गुड्स जो है बेची हैं 8,000 रुपीज में जिनकी कॉस्टिंग थी 4,000। तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे कैश सेल्स और हम यहाँ मेंशन करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,000 माइनस 4,000 दैट इज इक्वल टू 4,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 4,000 रुपीज का। तो इसका इम्पैक्ट जो इफेक्ट हम दिखाएंगे वो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 8,000 से, क्योंकि हमने जो गुड्स बेची हैं वो 8,000 रुपीज में बेची हैं। स्टॉक हमारा डिडक्ट होगा 4,000 से, बिकॉज जो स्टॉक वैल्यू कम हुई है वो 4,000 की हुई है और 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब जो हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन होगी दैट इज $12,700 प्लस 300 प्लस 3,000 और यहाँ हो जाएगा 14,000 प्लस 2,000। आप बीच बीच में टोटल ऐड कर सकते हैं जिससे आपको पता रहे कि आपका बैलेंस जो है वो सेम है। यहाँ हम ऐड करके देखेंगे 12,700 प्लस 300 13,000 प्लस 3,000 16,000 और हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो सम है जो टोटल है दैट इज आल्सो 16,000। अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं आगे की ट्रांजैक्शंस। बैलेंस लिख लेते हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शंस का कॉलम हो गया। यहाँ था कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक और यहाँ है हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। तो जो हमारा पीछे अमाउंट था वो लिख देते हैं 12,700 प्लस 300 प्लस 3,000 और ये था 14,000 प्लस 2,000। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ वन दैट इज पेड सैलरी ₹450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग ₹100। तो हमने सैलरी पे की 450 रुपीज की, पेड सैलरीज एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो हमने पे की है 450 रुपीज की वो लेस हो जाएगी हमारे कैश बैलेंस में से और एज एक्सपेंसेस फॉर 450 प्लस 100 रुपीज ये टोटल 550 रुपीज के जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस होंगे कैपिटल में से और जो 100 रुपीज की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये हमारी लायबिलिटीज हो जाएगी और हम उसे
आउटस्टैंडिंग सैलरीज नाम से कॉलम बना के उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी दैट विल बी इन कैश 12,700 माइनस 450, 12,250 प्लस 300 प्लस 3,000 और इसमें हो जाएगा 13,450 प्लस 2,000 प्लस 100 rupees. Okay. Now next transaction is bought motorcycle for personal use rupees 3,000. 3,000 के पर्सनल यूज के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीदी है। तो पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो पर्सनल यूज के लिए जब अमाउंट कोई विड्रॉ करता है प्रोप्राइटर तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो हम ड्रॉइंग्स कैपिटल में से डिडक्ट हो जाती है। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, हमारा कैश डिडक्ट हुआ होगा 3,000 रुपीज से, तो हम 3,000 कैश में डिडक्ट करेंगे और कॉज ये ड्राइंग्स हैं प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है तो ये कैपिटल में से भी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारी अब जो न्यू इक्वेशन होगी that is 9,250 plus 300 plus 3,000 और ये हो जाएगा 10,450 plus 2,000 plus 100। सो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो ये होगा 9,550 प्लस 3,000 तो कितना हो जाएगा ये 12,550 और हम इसका टोटल करेंगे ये हमारा आया 12,550 और इसका भी अगर हम टोटल चेक करेंगे तो ये आएगा 12,550। तो मीन्स दोनों का जो टोटल है असेट्स इज इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। So this is how we show accounting equation, कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ ना आया हो एंड इफ यू हैव एनी डाउट either in any term related to accounting equation or in practical question, you can put it in comment section. I'll try to cover it in next video. So this is it for today. Take care, stay safe, have a nice day. Thank you.